गौरव सर, कल जो हमने बाजार में बाउंस बैक देखा था, ज्यादातर ग्लोबली मार्केट्स में जो रिकवरी आई थी उसके बाद कुछ अभी भी आप कह सकते हैं ना, अलर्ट्स कह लीजिए या फिर वार्निंग कह लीजिए या फिर जो कॉशियस स्टैंस है वो कुछ एक्सपर्ट्स की ओर से लगातार आ रहे हैं कि जो बाउंस बैक हुआ है उसके बावजूद जो डर की आहट है, टैरिफ को लेकर जो डर है, यूएस में मंदी की आशंका है, वो अभी भी बाकी है। आरबीआई की पॉलिसी जब पूरी हो जाएगी, जिसमें 1/4% रेट कट या फॉर दैट मैटर एक छोटा सा तबका है जो कि ½ % के रेट कट भी एक्सपेक्ट कर रहा है, ये जो ट्रम्प के टैरिफ है ना, फोकस इसी के ऊपर हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि पॉलिसी आपने पहले से ऑलमोस्ट ज्यादातर डिस्काउंट कर रखी है। कोई इक्का दुक्का बड़े मूव से या फिर कमेंट्स जो है आरबीआई गवर्नर साहब की ओर से आ भी जाए तो उसके बाद जो पूरा दारमदार है, जो पूरी तवज्जो है, वो तो टैरिफ के ऊपर ही आने वाली है। और ट्रम्प के टैरिफ से जो ग्लोबल मांग है, इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि जो ग्लोबल डिमांड है उसके ऊपर एक बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। और 2025 यानी कि इसी अगर आप साल की बात करेंगे तो ग्लोबल ग्रोथ में 0.25 से 1.25% तक की कमी देखने को मिल सकती है। ब्लैक रॉक के जो सीईओ है ना, वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो बाजार में अपमूव आया है, जो रिकवरी आई भी है, इससे आप ट्रैप के रूप में समझिए, अभी भी 20% की और गिरावट हो सकती है। ब्लैक रॉक के जो सीईओ है वो साफ तौर पे कह रहे हैं। और तवज्जो किस चीज पे है, फोकस किस चीज पे है कि जो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, आईटी, फार्मा, केमिकल, जैसे सर आप भी हाईलाइट कर रहे थे, जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, कंपनियां हैं, शेयर हैं, इन पे आप कम फोकस कीजिए। डोमेस्टिकली रन जो कंपनीज हैं, डोमेस्टिकली फोकस कंपनीज हैं, खुद बनाती हैं, घरेलू बाजार में बनाती हैं, घरेलू बाजार में बेचती हैं, वहां पे ज्यादा फोकस करिए। और वहीं पे ही ज्यादातर जो सैवी इन्वेस्टर्स हैं, जो समझदार निवेशक हैं, वो फोकस कर भी रहे हैं, चाहे वो घरेलू कंपनियां हो, डिफेंसिव्स हो, उसमें आईटी, फार्मा तो आप निकाल दीजिए, केवल एफएमसीजी, इसके साथ साथ जो कम ग्लोबल एक्सपोजर वाली या फिर ना के बराबर जो ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनीज हैं, डोमेस्टिकली फोकस कंपनीज हैं, उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिए। वही सेक्टर्स हैं जिनकी बात आप कर भी रहे थे सर, फाइनेंशियल्स हुए, एफएमसीजी हुए। फाइनेंशियल्स में तो पिछले 2 हफ्ते में एफआईज ने ही 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्फ्यूजन किया है, यानी कि निवेश किया है। इसके साथ साथ इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, इंश्योरेंस, जो कि डोमेस्टिक प्ले ही होता है, ये कुछ कंपनियां हैं जो कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स के रडार पर है। मैं सर कुछ स्टॉक्स आपके सामने रख रहा हूँ। ये स्टॉक एक्चुअली अपने सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं आपको रख रहा हूँ। अगर मैं आईटीसी आपके सामने रख रहा हूँ, दैट मींस मैं आपको एफएमसीजी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं अगर आपसे आईटीसी सामने पूछ रहा हूँ तो आप इस सेक्टर से कोई भी स्टॉक जो आपको पसंद हो, अगर निवेश करना है या इस सेक्टर से आपको पसंद है, जैसे आपने एचयूएल हाईलाइट भी किया था, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये वैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये वो कंपनीज हैं जो कि डोमेस्टिकली फोकस्ड हैं, एक्सपोर्ट से या तो दूर दूर तक नाता नहीं है या फिर बहुत कम इनका नाता है, और ऐसी कंपनियां जिनका ज्यादा फोकस इंडियन मार्केट्स में, डोमेस्टिक मार्केट्स पे ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें पहले 4-5 नाम जो है, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, गेल। गेल तो हमने सर पहले भी डिस्कस किया, मैंने आपको बताया भी, मैक्वेरी की एक मैं रिपोर्ट पढ़ा था, इसमें वो कह रहे हैं कि जितना भी ये टैरिफ वाला पूरा मामला है ना, उससे गेल को काफी ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो ये जो ट्रम्प टैरिफ प्रूफ स्टॉक्स हैं सर, उसको ढूंढने की कोशिश है आज के इस सेगमेंट के जरिए, उसमें अगर आप हमारी मदद कर पाए। बिल्कुल संदीप जी, आपने ये जो लिस्ट प्रिपेयर की है ये काफी इंप्रेसिव लिस्ट है। आपका जो सेकंड फॉलो ऑन लिस्ट है उस पर भी मैंने नजर डाल लिया है शेयर्स पे। अपने आप में आपने एक पोर्टफोलियो बना दिया है क्लाइंट्स के लिए, एंड विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। इवन मुझे भी देख के मतलब एक मजा सा आ रहा है उस चीज को। जैसे कि आपने बताया, अब यहाँ पे LNT है, MBCC है, HDFC लाइफ है, भारती एयरटेल है, IOC है। आई मीन दीज आर फैबुलस पिक्स। All of them are good. All of them are good at current levels also for a long term perspective. अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि उस स्पेस में कोई और नाम जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं, तो अगर हम इसके फर्स्ट स्लाइड पे आ जाए जहां पहले आईटीसी था, तो हम उस केस में गोदरेज कंज्यूमर और हिंदुस्तान यूनिलीवर को ऐड कर सकते हैं। अगर हम और थोड़ा सा एक अलग लीग की चीज देखें, आईटीसी से ही समवॉट कनेक्टेड है, आईटीसी का मेन टोबैको बिजनेस रहता है, हम थोड़ा सा यहाँ पे रेडिको खेतान को भी ऐड कर सकते हैं फॉर दैट मैटर। आईटीसी नहीं है मतलब सर आपको पसंद इस सेक्टर से, इसकी जगह आप कह रहे हैं आईटीसी के अलावा? मैं उसके साथ साथ और बता रहा हूँ कि ये भी कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा नहीं सर, ऐसा है कि अगर आपको कोई नहीं पसंद है ना, वैल्यूएशन वाइज या किसी और वजह से, आप ओमिट भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने लिख दिया तो कोई कंपल्सन ही है कि उसको कंसीडर करना ही है। इसके साथ साथ या इसके अलावा, इसको छोड़ के भी, ये जो मैंने आपको बोला कि ये एक एक दो स्टॉक्स मैंने एक सेक्टर से उठाने की कोशिश करी, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसके हिसाब से, तो अगर आपको ये नहीं भी पसंद है, नो वरीज, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आईटीसी को छोड़कर अगर एचयूएल ज्यादा पसंद है तो भी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं सर, आप खुल के बेबाक अपनी राय दीजिए।
बिल्कुल, यहाँ से हिंदुस्तान यूनिलीवर भी कंसिडर किया जा सकता है, जैसे मैंने शुरुआत में अपने शो में बताया भी था कि थोड़ा-सा यहाँ पे आ रही है मूव उसके अंदर, बट आईटीसी इज़ ऑल्सो गुड स्टॉक, एक अच्छी वैल्यूएशन पर और एक लोअर पीई पे अवेलेबल है। ऑल्दो कंपैरेटिव कोइंसाइड नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी इसकी बुक्स में काफ़ी कुछ वो आता ही है बिज़नेस का अपना, जो ऑल्दो इसमें होटल बिज़नेस अलग हो गया है, पर स्टिल काफ़ी बड़ी इसके पैकेजिंग वगैरह और काफ़ी और बिज़नेस अभी भी है इसके अंदर। तो आईटीसी अगेन इज़ अ गुड स्टॉक टू हैव। सेकंड जो हमारे इसमें जो आ रहा है दैट इज़ बैंकिंग स्पेस में एचडीएफसी बैंक आपने चुना है। इसके साथ-साथ मैं कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी यहाँ रखना चाहूँगा और कैनरा बैंक को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। 5 के पीई पे बहुत अच्छे रीजनेबल लेवल्स पे अवेलेबल है ये स्टॉक। एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई और कैनरा। यस। ठीक है सर, इनमें ना सर एक एक चीज आप और ऐड करते हुए चलिए कि क्या इन स्टॉक्स को अभी लेना है, जैसे आपने फार्मा के केस में मेंशन किया था कि 20% का करेक्शन होगा तो ही मैं एंटर करूंगा, तो इन स्टॉक्स को क्या अभी लेना है और धीरे धीरे अक्यूमुलेट करना है या फिर थोड़ा फॉल होने दे, नीचे में ले तो ज्यादा बेटर है? देखिए हम यहाँ से कंसंट्रेट कर सकते हैं इन स्पेस को क्योंकि ये वही स्पेस है जो टैरिफ प्रूफ है जैसे आपने कहा, क्योंकि ये मेजरली इंडिया में ही बन के इंडिया में ही कंज्यूम होने वाली थ्योरी पे है, तो यहाँ पे हम इन्हें जरूर कंसिडर कर सकते हैं करंट लेवल्स पे ही। तो जो भी हम पोर्टफोलियो बनाएंगे हम अपनी सारा की सारी मूल राशि एक साथ नहीं पार्क करेंगे, हम गुंजाइश रखेंगे उसे 2 से 3 ट्रांचेस में बाय करने के लिए। अच्छा, धीरे धीरे टुकड़ों में आप कह रहे हैं, तो हमने Yes, एफएमसीजी की बात कर ली। करने की सलाह रहेगी rather than we just put all our money at once right now. ठीक है सर, बैंकिंग और आपने एफएमसीजी टच कर दिया, एनबीएफसीज में तो आपने बता ही दिया था, आपने 4 पिक्स बताई थे आपके। एनबीएफसी हम कवर कर चुके हैं, उसके अंदर डिटेल में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस एंड यस बजाज फाइनेंस तो यहाँ मेंशन है ही। सीमेंट स्पेस में अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन प्लेयर ऑलरेडी हमने ले ही लिया है, तो आई डोंट थिंक उसके अलावा हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है इस स्पेस के अंदर उससे ज्यादा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल हमने एक अच्छी चीज ले ली है, तो गैस स्पेस के अंदर आई थिंक हम ओवरऑल उससे सब कवर कर लेते हैं। अगर इसके अलावा कुछ रह जाता है तो वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, दैट इज आईजीएल एंड एमजीएल। आईजीएल पे तो सर मुझे बात करनी ही थी आपसे कल, ये जो दिल्ली सरकार का जो ईवी पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट आया उसके बाद आईजीएल में एकाएक गिरावट देखने को मिली, कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं जो कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अगले साल के एंड तक आई थिंक ये कह रहे हैं कि अपनी पूरी जो फ्लीट है, चाहे वो एनडीएमजी की हुई या फिर दिल्ली जल बोर्ड की हुई या फिर जो कचरे की गाड़ियां हैं, कोई भी गाड़ियां जो इस्तेमाल होती हैं म्यूनसिपैलिटी के तौर पे, उसको हम ईवी के तौर पर शिफ्ट कर जाएंगे। ये आईजीएल के लिए कल एक निजक रिएक्शन हमने स्टॉक में देखा था, आप कितनी बड़ी दिक्कत देखते हैं और जो पॉलिसी शिफ्ट की बात की जा रही है दिल्ली सरकार की ओर से, इस मूव को आप कैसे देख रहे हैं? अभी मैं इसे डिटेल में स्टडी करूंगा इस न्यूज को। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल ये जानना है कि आईजीएल का कितना पार्ट ऑफ रेवेन्यू व्हीक्यूलर सेल से आता है, क्योंकि मेरी समझ अभी भी यही है कि यस एक होगा इसके अंदर एक रीजनेबल पार्ट व्हीक्यूलर सेल का, लेकिन जो इनका पीएनजी सप्लाई है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अभी मुझे उसका बाइफरकेशन स्टडी करना है, तभी उसके बाद हम इस चीज को देख पाएंगे, क्योंकि इसमें भी व्हीक्यूलर सेल में भी स्पेसिफिकली ओनली द गवर्नमेंट ओन व्हीकल्स की बात की जा रही है, प्लस जो ऑटोज जो चलते हैं उनकी बात की जा रही है। तो एक बार इसको स्टडी करना होगा बिफोर वी कम अप विद अ क्लियर पिक्चर और एक हम डिसाइडिंग फैक्टर करें उसमें। गेल गैस में आप कह रहे हैं कि आपको सिर्फ गेल पसंद है और आईजीएल एमजीएल? आईजीएल पे भी हम उस रिपोर्ट को स्टडी करेंगे, देन ओनली, अदरवाइज गेल इज अ गुड पिक टू हैव। इसमें रिलायंस नहीं शामिल करना ना सर? नहीं, रिलायंस इज अ ब्रॉडर स्टोरी ऑल टुगेदर। ठीक है, ओके। तो तेल गैस में आप कह रहे हैं कि गेल काफी पसंद है। गेल में सर मुझे मैं वो रिपोर्ट तो मैंने पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि गेल को पूरा टैरिफ का जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। आप इसको अगर थोड़ा समझा पाए सर, ये जो कहना चाह रहे थे, मैक्वेरी की रिपोर्ट में मैं ये चीज पढ़ रहा था, मुझे ये चीज थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ पाई इस चीज पे। आई हैव टू गो थ्रू दैट रिपोर्ट फर्स्ट, तभी मैं उसके ऊपर डिटेल शेयर कर पाऊंगा। ठीक है, इंफ्रा की बात करें तो सर इसमें हमने एलएनटी को चुना है, इसमें को भी रखा गया है साथ में।
और इंश्योरेंस स्पेस में LIC HDFC लाइफ है जो कि शेयर सामने आया है, और टेलीकॉम में तो हमने भारतीय एयरटेल पहले भी डिस्कस किया है। इसमें OMCs की बात भी हो रही है सर, कुछ सेक्टर्स जिनको फायदा होगा या फिर जो इम्यून है, जिनको टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है, वो IOC है, BPCL है, HPCL जैसी कंपनीज हैं जो तेल सेक्टर वाली कंपनीज हैं। अब इनके लिए क्रूड के प्राइसेस इंपॉर्टेंट है, नो मैटर, बट द थिंग इज कि ये घर पे बनाते हैं और घर पे ही इनका कंजम्पशन हो भी जाता है, तो ऐसा कोई टैरिफ से इनका लेना देना नहीं, क्योंकि इनको यूएस को तो अपने प्रोडक्ट्स भेजने नहीं है। यस, एक और कंपनी इसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज GMR एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट बिजनेस की कंपनी है और बहुत ज्यादा कंपनीज उसके कंपटीशन में नहीं है। तो जब हम इंफ्रा और इंडिया डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें ज्यादा एयरपोर्ट्स की जरूरत भी है और एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स के एक्सपेंशन की जरूरत भी पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी चल भी रहा है। तो GMR एयरपोर्ट्स विल प्ले अ पाइवोटल रोल इन दैट, और यही चीज हमने देखी भी है इसके अंदर। कंसिस्टेंटली इसके अंदर एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है, चार्ट फॉर्मेशंस पे भी काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल है, और हम इस पे काफी क्लोजली कंसंट्रेट भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि L&T के अलावा GMR एयरपोर्ट्स को भी कंसीडर करें इंफ्रा स्पेस में। यस, थोड़ा इंश्योरेंस पे भी आपकी राय दे दें सर। HDFC लाइफ हमने बात करी है, लेकिन इसका PE काफी ज्यादा है, हालांकि इनका मेट्रिक अलग होता है इनको वैल्यू करने का। आपकी क्या राय है इंश्योरेंस एज अ स्पेस को लेकर? अंडर पेनिट्रेटेड है पूरा सेक्टर ग्लोबली, जो कंपैरिजन करें हम तो इनसे भी काफी नीचे हैं ग्लोबल एवरेज के। इंश्योरेंस स्पेस को लेकर आपका क्या व्यू है, चाहे वो सरकारी LIC जैसी कंपनियां हो या फिर जो प्राइवेट कंपनियां जो कि LIC को बहुत बड़ा कंपटीशन दे रही है हाल फिलहाल, इनमें से कोई जो आपको पसंद हो? HDFC लाइफ एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर प्लेयर है, और सही चीज चुनी है हमने उस स्पेस के अंदर। एंड ये भी एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने पोर्टफोलियो से बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसपे जागरूकता बढ़ती जा रही है। अगर हम इनका रेवेन्यू स्केल अप देखें, ब्रेकअप देखें, तो अब टियर 2 सिटीज के अंदर अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। पहले अगर हम आज से 5 साल 7 साल पहले यानी प्री कोविड की बात करें तो ओनली एक तबका था बड़े शहरों के अंदर ही जो मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ ज्यादा झुकाव रखता था। लेकिन पोस्ट कोविड ये पूरे इंडिया एज अ होल को टियर 2 एंड टियर 2 सिटीज में भी समझ में आ गया है कि अपनी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है, और वो कभी भी और किसी भी एज ग्रुप में पड़ सकती है। Therefore, this is one space that we cannot just leave behind when we are considering forming a portfolio. And yes, ये टैरिफ्स का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता था इसके अंदर कि अगर GST के लेवल पे इसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाता, वो थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट उम्मीद थी। अभी ये जो अंडर परफॉर्मेंस हमें स्पेस के अंदर दिखाई दे रही है, वो इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि जो नया टैक्स रेजिम है उसके अंदर जो पहले लोग इस तरीके से भी इन्वेस्ट कर लिया करते थे कि भाई अंडर सेक्शन 10(10D) हमें इसके अंदर रिबेट मिल जाएगा, तो अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस चीज पे असर आता नजर आ रहा है। हैविंग सेड दैट, फिर भी इसकी जो मूलभूत जो डिमांड होती है टू गार्ड आवरसेल्फ अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज, वो अभी भी इंटैक्ट है। देयरफॉर आई फील कि यहाँ से अगर हम कम से कम 2 से 3 साल का एक व्यू लेके चल रहे हैं तो HDFC लाइफ इज समथिंग जो कि हमें अपने पोर्टफोलियो पे रखना चाहिए, और हम करंट लेवल्स पे भी उसे पिक कर सकते हैं। तो 2 से 3 साल का आप नजरिया रखिए, और मौजूदा लेवल पर आप चाहें तो HDFC लाइफ को अपने पोर्टफोलियो के रूप में 2 से 3 साल का नजरिया रखिए। आखिर में सर एक बार OMCs पे आपका एक टेक दे दीजिए। यस, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आपने IOC का नाम चुना है। आई थिंक मुझे अच्छे से याद है, यही मैंने इसी शो पे ही डिस्कस किया था आपके साथ कि IOC ही वो इन तीनों में से प्रेफर्ड पिक है, और उसका रैशनल हमने दिया था इसकी डिविडेंड यील्ड। आई थिंक यू वुड रिमेम्बर दैट। एग्जैक्टली, तो आपने एक सही डिविडेंड यील्ड है। हाँ, 7-9% की डिविडेंड यील्ड है। तो आपने पूछा था कि इन 3 में से कौन सा बेहतर है, दिस इज प्रोबेबली द लॉजिक दैट केम अप कि भाई बाकी तो सब चीजें अपनी जगह हैं। जब एक लार्जेस्ट कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी लार्जेस्ट होता है तो व्हाई नॉट पिक इट। अच्छा, इनमें ना सर एक अपडेट आपको दे दूं, OMCs में हो क्या रहा है कि कल ऐसी खबरें थी कि सरकार ने 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पेट्रोल डीजल के ऊपर, और वो जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है वो प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये OMCs को ही इसका जो भार है वो सहन करना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कल OMCs में हमने काफी अच्छा मूव बनता हुआ दिखा, और उसके पीछे रीजन ये था
कि इनकी कुछ 41,000 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी है एलपीजी को लेकर। 14 करोड़ कनेक्शन थे 2014 में, आई थिंक, जब बीजेपी की सरकार आई थी, एनडीए की सरकार आई थी। अब शायद वो बढ़कर 31 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो चीपेस्ट कुकिंग गैस हम सप्लाई करते हैं दुनिया में, ऐसा पेट्रोलियम मंत्री की ओर से बयान निकल के सामने आया। लेकिन जो अंडर रिकवरी हो रही है उसका भी आश्वासन दिया है कि सरकार प्रतिबद्ध है इनकी जो अंडर रिकवरीज है उनको मीट करने के लिए। तो इससे इन शेयरों में उत्साह बनता हुआ दिखा था, जिस वजह से काफी अच्छे गेन्स हमने इन स्टॉक्स में बनते हुए देखे थे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि टैरिफ प्रूफ है, ट्रम्प टैरिफ प्रूफ स्टॉक्स हैं, जो हमने आपके लिए लाने की कोशिश करी है। शुरुआत भी हमारी डिस्कशन की इस शो की इसी से हुई थी कि ऐसे स्टॉक्स जो कि डोमेस्टिकली फोकस्ड हैं, जिनका विदेश से लेना देना नहीं है, एक्सपोर्ट से लेना देना नहीं, या फिर बहुत कम लेना देना है, उन स्टॉक्स पर आप ज्यादा फोकस करें, चाहे उसमें डिफेंसिव्स हो, एफएमसीजी जैसे, फाइनेंशियल हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसे, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, इंश्योरेंस, इन स्पेसिस पर, ओएमसीज पर आप ज्यादा फोकस करें। इन स्टॉक्स पर गिरावट तो होगी बाजार के साथ साथ, लेकिन इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट वाले जो सेक्टर्स हैं उनके मुकाबले कम गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये थे हमारे ट्रम्प टैरिफ प्रूफ स्टॉक्स। तो हॉट स्टॉक्स को अब हम यहीं पे समेटते हैं।